नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल असम के लिए रवाना हो गए हैं। कल शिवसागर में राहुल गांधी की सभा में शामिल होंगे। तो असम के मतदाता परिवर्तन चाह रहे हैं, ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। यह भी कहा कि कांग्रेस जीतेगी, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के बयान पर सीएम ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण सदन में गलत बयान दे रही है। जिम्मेदार पद में रहकर गलत बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के ऋण माफी में कोई दिक्कत नहीं, हमने वादे के अनुसार किसानों का ऋण माफ किया। शिवसागर में राहुल जी के साथ रैली में मैं शामिल हुआ और बड़ी सभा और पहली सभा है राहुल जी की, और मैं समझता हूँ उसके जाने के बाद चुनाव में और गति आएगी। आम मतदाता में परिवर्तन की चाहत है और दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है और जो फीडबैक आ रहा है उसमें पूरी संभावना है कि हमारी सरकार बनेगी। तो राहुल गांधी के असम के शिवसागर में कल होने वाले असम बचाओ जनसभा कार्यक्रम स्थल पर जाकर कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह और विकास उपाध्याय ने तैयारियों का जायजा लिया। असम राज्य में मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की पहला चुनावी सभा कल शिवसागर में होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। बूथ स्तर के शिविर लगाकर प्रशिक्षण के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को सक्रिय करते हुए पूरे विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी की चुनावी सभा में असम चुनाव के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच साझा करेंगे। तो विकास उपाध्याय ने चुनावी तैयारी का जायजा लेने के बाद कहा कि असम में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। असम प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस की तैयारी जोर शोर पर है और कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी शिवसागर आ रहे हैं। एक बड़ी मेगा रैली का आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है। राहुल गांधी जी असम में हो रहे अत्याचार पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह जी के साथ में ये पूरी सभा ग्राउंड में तैयारी का जायजा उन्होंने लिया। भूपेश कैबिनेट की बैठक में आज अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे अहम फैसला है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी यानी कि सोमवार से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने का फैसला। साथ ही राज्य में कौशल विकास के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू होंगे। कैबिनेट की बैठक में आज राज्यपाल के बजट अभिभाषण को भी मंजूरी दी गई। वहीं बस्तर संभाग के सभी जिलों में बस्तर फाइटर्स विशेष बल के गठन का फैसला लिया गया। उधर सभी वर्गों के आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में राजीव नगर आवास योजना का क्रियान्वयन करने का फैसला भी लिया गया। इसके तहत गृह निर्माण मंडल को 1 रुपये प्रति 1 फीट की दर से शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब शराब में कोरोना सेस की जगह शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण कराए जाने संबंधित अधोसंरचना सेस लगेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौठान समिति और स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। सभी प्रशिक्षण के कौशल विकास के कार्यक्रम चलाते हैं ऐसे कॉलेज और स्कूल 15 फरवरी से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आने वाले जो विधानसभा सत्र में जो 21-22 का बजट का उपस्थापन होना है उसका अनुमोदन किया गया। बस्तर में बस्तर फाइटर्स विशेष बल का गठन करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के विस्तार के बाद और अंदरूनी विवाद के बीच भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंचे। लिहाजा इस बार का दौरा न सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि संगठन के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है।
अपने 2 दिनों के दौरे में प्रभारी और सह प्रभारी छत्तीसगढ़ भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ साथ संगठन के प्रभारियों से भी चर्चा करेंगी। इस दौरान पिछले दौरे में दिए गए निर्देशों की भी समीक्षा की जाएगी और आगामी बजट सत्र के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अपने मिशन को लेकर वो कितनी सख्त हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि रायपुर पहुंचते ही पहले पार्टी दफ्तर गईं और उसी के साथ उन्होंने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। उनकी सबसे पहली बैठक प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के साथ हुई। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के विस्तार के बाद अंदरूनी कलह नई चुनौती बन गई है। दरअसल बीजेपी के भीतर शीर्ष स्तर पर जो झगड़े चल रहे हैं उसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंची है और उसके बाद पार्टी हाईकमान ने आनन फानन में प्रभारियों को सुलह के लिए भेजा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी विवाद, राजनांदगांव में मृतकों के नाम पर कार्यकारिणी में होने और संगठनात्मक नियुक्तियों में विवाद के मसले पर पार्टी की काफी किरकिरी हुई है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने स्थानीय नेतृत्व को विवाद सुलझाने, सभी प्रमुख नेताओं को महत्व देने और सभी नेताओं को मतभेद भुलाकर आपसी सामंजस्य से काम करने कहा गया है। संगठनात्मक दृष्टि से हमें पार्टी के काम पे आए हैं, तो संगठनात्मक रचना कैसी है, कैसे चल रही इसके बारे में हम सब बात करेंगे अभी। तो कुछ विवाद भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए हैं, उसको लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी कि संगठन में जो भी होगा हमारे अंदर होगा संगठनात्मक दृष्टि से, और पॉलिटिकली भी चर्चा तो जरूर। लेकिन प्रभारी और सह प्रभारी किसी भी जिले का दौरा नहीं करेंगे। रायपुर पार्टी मुख्यालय में रहकर ही लगातार बैठकें लेंगी। कुछ बैठकें ऑनलाइन होंगी। अपने इस दौरे को लेकर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि आने वाले समय में वे लगातार दौरे करेंगी और जिलों में भी जाएंगी। फिलहाल इस दौरे पर वे पिछले दौरे में दिए गए टास्क की समीक्षा करेंगी। इस बार 2 ही दिन रहेंगे हम, पर अगली बार जरूर जिलों में जाएंगे। और पिछले बार जब हम आए थे जिलों में जो काम उनको करना था वो हुआ है कि नहीं, इस पे एक बार समीक्षा कर लेंगे। उधर डी पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पुरंदेश्वरी के निर्देशों का स्थानीय भाजपा नेता पालन नहीं कर रहे, इसीलिए उन्हें बार बार दौरा करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों को नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में पढ़ता और सुनता हूँ, मुझे लगता है कि वो जो निर्देश दे के जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय लोग उसको थोड़ा भी तवज्जो नहीं देते, इसलिए उनका बार बार आना हो रहा है। अपने पहले दौरे के दौरान ही डी पुरंदेश्वरी ने साफ कर दिया था कि वो मिशन 2023 पर हैं। पिछले 2-3 महीनों से भाजपा ने आक्रामक रुख अपना रखा है। हर मोर्चे पर वे सरकार को घेर रहे हैं। उससे लगता है कि पुरंदेश्वरी के निर्देशों का असर दिख रहा है। अब इस बार डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को क्या संदेश देती हैं और उसका कितना असर भाजपा के नेताओं पर होता है, वही मिशन 2023 की तरफ बढ़ते भाजपा के कदम की रफ्तार तय करेगा। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक ली है। बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन भी यहां मौजूद हैं। रमन सिंह, विक्रम उसेंडी, ब्रिजमोहन अग्रवाल भी इसमें शामिल हुए हैं। राजेश राज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, डी पुरंदेश्वरी बैठकें ले रही हैं, इस वक्त भी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई होगी? देखिए, इस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है और कोर ग्रुप में मुख्यतः 3 बातों पर चर्चा हुई। पहली तो जो इससे पहले की कोर ग्रुप की बैठक थी और जिसमें डी पुरंदेश्वरी ने किसान आंदोलन को लेकर के टारगेट दिया था, तो वो कार्यक्रम किस तरह की हुई उसकी समीक्षा की गई और फिर ये तय किया गया कि आने वाले समय में भाजपा के जितने भी मोर्चा हैं वो सभी आंदोलन खड़ा करेंगे किसी न किसी मुद्दे पे और लोगों के बीच जाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ कि संगठन को सक्रिय करना है और रणनीति बना करके आगे कांग्रेस को घेरने की बात हुई है। जी चलिए, तो लगातार बैठकें जारी है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फिलहाल संगठन को लेकर तमाम निर्देश यहाँ पर प्रभारी ने जारी किए। इस चर्चा के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डी पुरंदेश्वरी 2 दिनों के दौरे पर है और लगातार बैठकें कर रही है। जैसा कि वो जैसे ही रायपुर पहुंची सीधा कार्यालय पहुंची और उसके बाद जो बैठकें शुरू हुई हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है, संगठन के संदर्भ में चर्चा,
बजट को लेकर चर्चा और जो विवाद हुए हैं बीते दिनों उसे लेकर तमाम चर्चाएं इस वक्त वो पार्टी नेताओं से करेंगी, बड़े नेताओं से करेंगी। तो कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। रमन सिंह, विक्रम उसेंडी, बृजमोहन अग्रवाल भी इस बैठक में शामिल थे और प्रदेश प्रभारी का 2 दिनी दौरा है। सह प्रभारी भी उनके साथ हैं, नितिन नबीन भी उनके साथ है, तो दोनों ही इस वक्त बैठकें ले रहे हैं। जाहिर सी बात है बजट सत्र शुरू होना है, उसे लेकर तैयारियों पर चर्चा हो रही है। कुछ पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी कलह की खबरें भी हैं, उस पर भी लगातार वो जानकारी ले रही है। बढ़ते आगे, आगामी 22 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कल दोपहर 12:30 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में भाजपा उन मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार करेगी जिस पर विधानसभा में सरकार को घेरा जाएगा। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अभी रायपुर दौरे पर हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। बैठक की तैयारी पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। महिलाओं से रेप और गैंगरेप की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। रेत माफिया का चारों तरफ आतंक है। जमीन भू माफिया भी बहुत सक्रिय हैं। राजधानी की बेशकीमती जमीन पर इनकी नज़र है। इसके अलावा किसानों के भी लगातार आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। इन तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से जवाब आना जरूरी है और इसे लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो गई है। लगातार रेप और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उसके साथ में रेत माफिया लगातार सक्रिय है। इन सारे मामलों को लेकर के आने वाले समय की तैयारी होगी। कल हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं और कल 12:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने अवैध उत्खनन का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने तस्करों और अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा कि मोहला, मानपुर और चौकी में सागौन लकड़ी की तस्करी हो रही है और उन्होंने तस्करों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध उत्खनन और लकड़ी तस्करी का यह काम धड़ल्ले से चल रहा है। इसमें एनजीटी के गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा खतरा है। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला राजनांदगांव के वनांचल एवं आदिवासी बहुल्य नक्सल प्रभावित मानपुर मोहला चौकी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की पर्यावरण संतुलन खतरे में आ चुका है। अवैध रेत खनन की स्थिति यह है कि विकासखंड मानपुर के ग्राम तोलुम वनवा गांव में नदी की दिशा ही बदल गई है। बिना रॉयल्टी पर्ची के शासन को लाखों रुपये का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। महोदय, 20 कीमती सागौन सहित इमारती लकड़ियों को अवैध कटाई कर परिवहन पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। नदी का कटाव बढ़ने, नदी से लगी भूमि व खेतों के क्षरण से आदिवासी कृषकों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका विरोध गत 2 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ उक्त स्थान वरन पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। महोदय, आपसे निवेदन है और पर्यावरण मंत्रालय सहित खनन विभाग व एनजीटी की निरीक्षण व कार्यवाही आपसे अपेक्षित है। इतना ही निवेदन कर। बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस मिलने के साथ ही विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ता पक्ष में ही अपने अपने गुटों के जरिए श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दरअसल एयरपोर्ट और हवाई सेवा का श्रेय मुख्यमंत्री को देते हुए कांग्रेस ने शहर के अलग अलग जगहों पर एक पोस्टर लगाया, जिसमें संगठन के नेता, मेयर और जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से शहर की जनता की तरफ से इसका श्रेय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। कांग्रेस के इस पोस्टर से शहर के ही कांग्रेस विधायक गायब है। हालांकि विधायक की तरफ से भी एक पोस्टर शहर के अलग अलग जगहों में लगाया गया है, जिसमें विधायक हवाई सेवा को लेकर अपनी भूमिका के साथ मुख्यमंत्री को इसका श्रेय दे हैं। हालांकि इस पोस्टर वार में भाजपा भी पीछे नहीं है। केंद्र सरकार और सांसद को हवाई सेवा का श्रेय देते हुए भाजपा ने भी कांग्रेस के जवाब में अपना पोस्टर लगा दिया है।
अंचल की जनता भली भांति जानती है कि जिले का विकास कौन करता है। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, तो कांग्रेस के लोग बिलासपुर के विकास की गति को आगे बढ़ाने के बजाय आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होड़ मची होती है। और यही कारण है कि अब उनमें पोस्टर युद्ध इस बिलासपुर शहर में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, 14 विधायक उसके बचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी दूरदृष्टि भी कमजोर हो गई है। शहर में विधायक के भी पोस्टर लगे हैं, कांग्रेस संगठन के भी पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस संगठन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह दावा किया है कि कोवैक्सीन अन्य वैक्सीन की तरह ही सुरक्षित है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वैक्सीन को लेकर आशंकित हैं। उनके मुताबिक उन सबके बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अभी भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं और इसका कारण बना है वैक्सीन के साथ भेजा गया बुकलेट। बुकलेट में क्या क्या लिखा है, आपकी जानकारी के लिए जुटाई संवाददाता विनय वर्मा ने। कोवैक्सीन को लेकर के टीएस सिंहदेव के पत्र का जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है। उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन अन्य वैक्सीन की तरह ही सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उसके पीछे कारण एक जो वैक्सीन के साथ भेजे गए प्रपत्र से है। उनकी शंका है कि जो प्रपत्र भेजा गया है उसमें जो बातें कही गई हैं वो किसी तरह से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखिए, ये प्रपत्र है, जो पहली जो एनेक्चर है उसमें पूरी तरह से फैक्ट शीट और डाटा दिया गया है वैक्सीन के बारे में और कोरोना के बारे में जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ में एक कॉलम ये भी है जहां पर ये बताया गया है कि जो कोवैक्सीन है 2 चरणों में उसको 680 लोगों के बीच का ये ट्रायल हो चुका है। पहले चरण में 300, दूसरे चरण में 380, लेकिन जो तीसरा चरण का जो ट्रायल है उसमें 25,800 लोग को शामिल किया गया है, लेकिन अभी इसकी जो डाटा है वो कंपाइल नहीं की जा सकी है ये। और उसके साथ साथ में जो तीसरा जो एनेक्चर है उसमें एक और बात कही गई है कि ये इसमें सहमति पत्र दिया गया है, स्क्रीनिंग और सहमति प्रारूप इसमें पूरी तरह से प्रारूप दिया गया है और अंत में जो व्यक्ति है जो हितग्राही है उससे यहाँ पर साइन लिया गया है। उसमें ये बताया गया है कि सभी जो टीकाकरण के हानि और जो लाभ है उसके बारे में बता दिया गया है और कोविड-19 का टीका लगाने के लिए जो हितग्राही हो वो विनती करता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएस सिंहदेव की शंका है कि इस प्रपत्र के माध्यम से जो खतरा है उसकी जो सारी जिम्मेदारी है कंपनी हितग्राही पर डाल रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि किसी तरह से जो उपयोग किया गया टीका किसी तरह से कोई भी इसमें खतरा नहीं है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि जब तक इसके तीसरे चरण का ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक छत्तीसगढ़ में इसे नहीं लगाया जाएगा। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। कोरबा में डीएफओ शमा फारूकी ने बीट गार्ड भीम सिंह पटेल पर निलंबन की कार्रवाई की है। भीम सिंह पटेल ने वन अधिकार के तहत पट्टे दिलाने के नाम पर पंडो जनजाति के लोगों से पैसा मांगा था। मामला कटघोरा के चैतमा वन परिक्षेत्र के तेलसरा और रामा कछार का है, जहां पदस्थ बीट गार्ड भीम सिंह पटेल और उनकी पत्नी सविता पटेल ने पट्टा दिलाने के नाम पर पंडो जनजाति के लोगों से पैसों की मांग की थी। जांच में पीड़ितों की शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद बीट गार्ड भीम सिंह पटेल को निलंबित किया गया, जबकि उसकी पत्नी सविता के मातृत्व अवकाश पर होने के कारण उन पर अभी कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माना जाता है, लिहाजा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि वन अधिकार पट्टे के एवज में कुछ हमारे स्टाफ के द्वारा पैसे की मांग की गई है, तो इस हेतु मैंने तत्काल जांच कमेटी गठित की एसडीओ पाली की अध्यक्षता में। इसमें ये शिकायत सही पाई गई। उस आधार पर चैतना परिक्षेत्र के जो बीट गार्ड हैं तेलसरा बीट और रामा कछार बीट डबल चार्ज में भीम पटेल उन्हें निलंबित किया गया। दुर्ग जिले के अलग अलग क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग कोरोना गाइडलाइन के साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन बड़े पैमाने पर कर रहा है। यहां पर संक्रमण से बचाव के लिए बैनर पोस्टर तो लगाए गए हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी खुद बिना मास्क लगाए इधर उधर घूम रहे हैं। पूरे आयोजन स्थल पर 2 जगह कोरोना से बचाव के उपाय लिखा बैनर तो टांग दिया गया, लेकिन उसका पालन करते दूल्हा दुल्हन और उनके साथ आए परिवार के लोग भी नहीं कर रहे। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंच के जरिए ये कहा
कि संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अवश्य लगाएं और खुद पूरे कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाकर लोगों को संदेश देते दिखे। विभागीय अधिकारी कर्मचारी मंत्री जी को भेंट देने भी बिना मास्क के लिए पहुंचे और आयोजन का जिम्मा संभाल रहे विभाग के परियोजना अधिकारी अजय साहू ने खुद मास्क को गले में टांग रखा था। इस अधिकारी से इस लापरवाही के बारे में जब पूछा गया तो लोगों को ही जिम्मेदार बताने लगे। देखिए, ये तो है कि थोड़ा सा आयोजन की जगह कम थी और हम लोगों ने कोशिश ये किया था कि सभी ये नियम का पालन करे करके, तो आगे ध्यान रखेंगे। किसको मानते हैं जिम्मेदार इस पूरी बड़ी? कोई जिम्मेदार नहीं है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होते हैं सब जो है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।